Hey everyone, welcome back to the video. My name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor. And what do? I actually help people to secure their ranks in their favorite psychology universities. मेरे बैचेस लाइव चल रहे हैं। अगर आपको मेरे बैचेस में एनरोल होना है और प्रिपेयर करना है कंप्लीट 3 साल की साइकोलॉजी को इन जस्ट 2 मंथ्स, यू कैन जस्ट ज्वाइन माई कोर्स। आपको सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे मिल रही होंगी। फॉलो द स्टेप्स। ओके, आज का वीडियो क्यों स्पेशल होने वाला है? क्योंकि आज हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बट वी ट्राई टू फिगर आउट वाई ओनली दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इस पेपर में आपको आंसर कीज मिल जाएंगी। कभी कभी ये ऐसा होता है कि आंसर की गलत होती है, हमेशा नहीं होता है। मतलब पॉइंट इज कि कैसे हम इन सारे के सारे क्वेश्चंस को याद कर लें। बट द प्रॉब्लम इज कि हम अगर याद नहीं करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे? देयर इज अ सिंपल सोल्यूशन। आप इनका मतलब समझ लो केवल। इस क्वेश्चन का यही आंसर क्यों है, अगर आप ये समझ लोगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो इवेंचुअली क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन में हम लोग ये चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि इसका आंसर क्या है, बिकॉज आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है, बट वाई ओनली दिस इज द करेक्ट आंसर, विल बी डिस्कसिंग ऑन दीज थिंग्स। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ proportion, मीन, वेरियंस, कोवेरियंस। आंसर इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्यों? क्योंकि काई स्क्वायर आपका फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है, नॉमिनल स्केल ऑफ डेटा पे काम करता है। अब ध्यान देना, आपकी इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन होता चलेगा, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ आपके पॉसिबल ऐसे ऐसे टर्म यूज करता जाऊंगा जिससे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जनरल, तो आपकी वो चीजें भी प्रिपेयर होती रहेंगी। आंसर इज proportions. Dash cannot be used to estimate the internal consistency of reliability. Spearman-Brown formula, alternate form reliability, Cronbach alpha, Rulon-Flagnan method. Answer is alternate form method. क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो मेथड्स हैं वो आपके इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करते हैं। ठीक है, केवल एक अल्टरनेट फॉर्म मेथड है जो कि आपके एक ही फॉर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज स्प्लिट हाफ। ये भी क्या होता है? इंटरनल। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे कौन कौन से इंटरनल होती है कौन कौन से एक्सटर्नल। सिंपल सा लॉजिक है, जहां पे भी सैंपल्स के बेसिस पे चेक किया जा रहा है देन इट मीन्स कि वहां पे एक्सटर्नल कैटेगरी मेजर करिए, जैसे इंटर स्कोरर, जैसे अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। ठीक है, एक टेस्ट है आपका, उसी की सेम डिफिकल्टी लेवल का हमने एक और सिमिलर अल्टरनेट फॉर्म डेवलप किया एंड उसको एडमिनिस्टर किया। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल वैलिडिटी का काम करेगा, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी का काम करेगा। Dash sampling is characterized by drawing all the elements of individuals having characteristics that are of interest of the researcher. ये एग्जैक्ट डेफिनेशन टू द वर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड ए के सिंह की बुक में लिखी है। ओके, आंसर है इसका सैचुरेशन। सैचुरेशन सैम्पलिंग की डेफिनेशन ही यही होती है कि हम तब तक सैम्पलिंग करते रहते हैं जब तक हमें अपने पॉपुलेशन से रिलेटेड वो सारे के सारे लोग ना मिल जाए कि हमें ये फील हो कि ओके नाउ दिस इज सफिशिएंट, कि हमें जितनी फीचर्स जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थे वो हमें मिल गए। Which of the following statement is true of inductive theory? Emergence from the data involves testing hypothesis, is derived from quantitative methods, moves from general to specific option. Answer is emerges from the data. दो तरह की आपकी रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग या थिंकिंग या डिडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है बहुत ही स्पेसिफिक से चालू होती है और जनरल प्रिंसिपल की तरफ जाती है। तो ये डेटा से निकलती है, डेटा आपके पास है, धीरे धीरे आप बड़ा कर रहे हो एक जनरलाइज आइडिया। डिडक्टिव का मतलब होता है माइनस करते जा रहे हो, आपके पास एक जनरलाइज आइडिया है और आप उसमें से डिडक्ट करते 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 एक स्पेसिफिक डेटा पे आ जा रहे हो। ठीक है, तो डेटा से थ्योरी इंडक्टिव, थ्योरी से डेटा डिडक्टिव। ठीक है, देन डैश इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एज पर एम्पिरिसिस्ट सेंसरी एक्सपीरियंसेस। हु आर एम्पिरिसिस्ट? एम्पिरिसिस्ट वो साइकोलॉजिस्ट थे या बेसिकली वो फील्ड ऑफ साइंटिस्ट थे, एक्सप्लोरर्स थे, जो ये मानते थे कि एक सेंसरी एक्सपीरियंस, स्पेशली जो आपके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी थ्योरी बिल्डिंग के लिए या किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, इसी को एक और अप्रोच की तरह आप नाम सुना होगा आपने, फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। Which of the method of estimating validity correlates with the scores on the test with the related construct? ओके, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। प्रेडिक्टिव है, कंकरेंट है, बट एक ऑप्शन ये भी तो है ना, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट के ही टाइप्स होते हैं, प्रेडिक्टिव और आपका कंकरेंट। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कौन से क्राइटेरिया से कन्वर्ट करा रहे हो आप,
क्वेश्चन ये है आपका बेसिकली कि कब आप रिलेट कराते हो दूसरे टेक्स्ट कंस्ट्रक्ट से। आंसर इज कन्वर्जेंट। तो आपका क्राइटेरिया वैलिडिटी होती है, इसी का दूसरा नाम होता है आपका कन्वर्जेंट। ठीक है, ओके। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एंड द लेंथ ऑफ टेस्ट बोथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ टेस्ट। ये एक फैक्ट है, ठीक है, आप इसको रट सकते हो। किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी बढ़ानी है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ा दो, मतलब आपकी टेस्ट की लेंथ बढ़ा दो। किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी बढ़ानी है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ा दो, यानी कि नंबर ऑफ उसका जो टेस्ट का लेंथ है वो इंक्रीज कर दो। ये आप इसको फैक्ट की तरह याद रख सकते हो, या फिर एक और तरीका है, सैंपल साइज को इंक्रीज कर दो। तो अगर अपने टेस्ट को अच्छा बनाना है रिलायबिलिटी वैलिडिटी के टर्म्स में, तो या तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ा दो या तो उसका सैंपल साइज बढ़ा दो। ठीक है, एकदम इजी पॉइंट है। आई होप आप लोग को इससे फायदा हो रहा होगा, रिवीजन हो रहा है साथ साथ। 4x5 रैंडमाइज ग्रुप डिजाइन विद 10 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, आखिरी में देखो क्या विद इन पूछ रहा है, विद इन पूछ रहा है। ठीक है, अब विद इन का फॉर्मूला होता है n-k। n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, k क्या होता है, ग्रुप, और बिटवीन का क्या फॉर्मूला होता है, k-1। ठीक है, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको तुरंत कर ले जाओगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, 5 4 20, 20 सेट्स हो गए। हर सेट में कितने ऑब्जर्वेशन है, 10, तो 20 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 200। 200 हमारा n हो गया। k क्या है एक्चुअली में, 20। आंसर विल बी 180। कैसे, 20 माइनस 200 माइनस 20। Dash refers to those people whose approval is crucial to gain access and exception in ethnographic studies. Answer is gatekeepers. गेटकीपर्स मतलब ये एक्चुअल वाले गेटकीपर्स नहीं होते हैं। बेसिकली कोई भी एथनोग्राफिक स्टडी जाते हो आप, इसका मतलब सिंपल सी होता है कि आप एक ऐसी स्टडी परफॉर्म करो जहाँ पे आप एक्चुअली में उन लोगों के साथ रह के उस कल्चर में आप अपना टाइम स्पेंड करके उन्हें स्टडी कर रहे हो। दिस इज नोन एज एथनोग्राफिक। तो वहाँ पे जो गेट कीपर्स होते हैं, टेक्निकली जो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आप उनके कल्चर में बिलोंग कर सकते हो कुछ टाइम के लिए या नहीं। In case of two independent sample, the relationship between students T and F ratio। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, याद करो जब मैं अनोवा पढ़ा रहा था मैंने इस चीज़ को 10-15 बार बोला था कि इस चीज़ को रट लो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कुछ भी नहीं आया, सब भूल जाओ, सिर्फ इसको रट लो कि इसका आंसर क्या होता है, इसका रेशियो क्या होता है, F इक्वल्स टू टी स्क्वायर। स्ट्रेट फॉर्म मैंने बोला था क्वेश्चन आता है, एंड सी हियर इज द क्वेश्चन। ठीक है, then dash test consists of 10 cards having print of ink blots। अगेन रॉशैक का टेस्ट होता है आपका, इसमें 10 ink blots होते हैं और ये एक तरह के प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी आपके टेस्ट मेंशन है सारे ही आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जो कि आपके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को मेजर करते हैं। Dash refers to the process of assigning numerals or other symbols to answers so that responses can be put into a limited number of categories or classes। Answer is coding। क्या आप कभी भी किसी चीज़ को छोटा कर देते हो भाई, अगर आप कैटेगराइज कर दे रहे हो, क्लासिफाई कर दे रहे हो, मतलब आप क्वांटिटी कम नहीं कर रहे हो, आप उन्हीं चीज़ों को डिवाइड कर दे रहे हो अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन अगर आप चीज़ों को कोडिफाई कर रहे हो तो आप उनकी अमाउंट को भी कम कर रहे हो। दिस इज नोन एज कोडिंग। ठीक है, एंड आई होप आप लोग के इस वीडियो में दो काम हो रहे होंगे, रिवीजन भी हो रहा है प्लस साथ ही साथ आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं। बेस्ट पॉइंट इसके रिवीजन हो रहा है, इस टाइम पे आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। अ बेल शेप्ड कर्व और द नॉर्मल कर्व इज मीजोकर्टिक। तीन तरह के होते हैं आपके, प्लाटिकर्टिक, मीजोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक। अगर आपकी कर्टोसिस वैल्यू 0.263 या फिर 3 से ज़्यादा है तो लेप्टोकर्टिक, कम है तो प्लाटिकर्टिक। 3 है या 0.263 है तो मीजोकर्टिक। मैं दो वैल्यूज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में आपकी दो वैल्यूज़ दी रहती हैं। The process of reducing usually dramatically the number of people employed by a firm is called basically downsizing। ये आपका ओबी का टर्म है, सीवीटी के लिए अगर आप खाली प्रिपेयर करो तो ओबी नहीं आएगी आपसे, लेकिन अगर बाकी आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो किसी और कॉलेज के लिए तो वहाँ पे ओबी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The fairness and justice of a decision results is termed as distributive justice। ये भी मैंने आपको पढ़ाया, टाइप्स ऑफ जस्टिस आपके होते हैं प्रोसीजरल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड आपका इंफॉर्मेशनल जस्टिस। तो ये तीन तरह के आपके जस्टिस होते हैं। देन किस तरह से डिसीजन का आया, उसका फेयरनेस क्या था, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। ट्रेनिंग एम्प्लॉय to do different tasks or jobs rather than their own in order to facilitate flexibility and job rotation is called cross training। ये तो आप कॉमन सेंस से भी यूज कर सकते हो कि क्रॉस ट्रेनिंग का थोड़ा सा साउंड कर रहा है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कल्चर डायमेंशन गिवन बाय हॉफस्टेड। अगेन मैंने ये चीज पढ़ाई है थ्योरी, आई होप आप इसका आंसर कर पाओ। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ऐसा कोई भी डायमेंशन हॉफस्टेड ने नहीं दिया था। Setting goals, monitoring performance, and providing consequences to the success or failures are known as transactional leadership. ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ऐसी लीडरशिप होती है जहाँ पे ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, गिव एंड टेक चल रहा हो। ठीक है। करिज्मेटिक लीडरशिप कैसी होती है? इंस्पिरेशनल लीडरशिप। देन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कैसी होती है? जैसे गांधी एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया, इंस्पायर कर दिया अपने आइडियाज के लेके। ठीक है। According to managerial grade, Blake and Morton, country club leadership styles is recorded by again high task, low task and high person orientation. Basically country club एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, स्टाइल्स होते हैं बेसिकली अलग तरीके, 4 तरीके के होते हैं। कंट्री क्लब एक ऐसा होता है जिसमें बेसिकली आपकी जो टास्क को लेके अचीवमेंट की एक इंस्पिरेशन होती है वो थोड़ी कम होती है और आप एम्प्लॉयज पे ज़्यादा ध्यान देते हो, उनकी वेलबींग पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो। ऑलराइट, अ कंसेप्ट फ्रॉम ट्रेनिंग पर्टेनिंग टू द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज, केएसएस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आजकल के एम्प्लॉय जो एचआर होते हैं वो बेसिकली इन्हीं केएसएस के बेसिस पे लोगों को हायर करते हैं। लर्न इन ट्रेनिंग एंड द केसेस नीड टू परफॉर्म द जॉब इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फिडिलिटी। तो ये सब बेसिकली ओबी के टर्म्स में, क्योंकि अर्लियर 2020 में लगभग ड्यू में काफ़ी ओबी क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोस लाइक दिस। ऑलराइट, अगर आपको मेरे बैचेस में परचेस करना है, आपको डिटेल्स सारी स्क्रीन पे मिल रही है, नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स, या फिर स्टडी कैपिटल ऐप पे डाल के आप स्टडी कैपिटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एंड वहाँ पे जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। सी यू सून इन माई बैच।